नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम साथियों फाइनली कल आपका एग्जाम होने जा रहा है। और साथियों मुझे उम्मीद है कि आप इस रन के लिए, इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपना बेस्ट कल आप एग्जाम में देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे बिहार स्पेशल का। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिकाएं रही थी और अभी वर्तमान में कौन बिहार में किस पद पे है, तो इससे संबंधित तथ्य भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ये बिहार स्पेशल का फाइनल रिवीजन है। ये साथियों बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है आप एग्जाम देने जाइए और एग्जाम से निकलिए, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कैसा आपका प्रश्नों का लेवल था और कितना कटअप जाने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर जून तक के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को भी करा दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी डाल दिया गया है। तो जाकर सभी जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर लें। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात शुरू होती है 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में याद रखना है 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। यहाँ 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, किंतु यह विद्रोह जो है असफल रहा था। तीनों भारतीय सैनिकों को उसके बाद मृत्यु दंड दे दिया गया था। 3 जुलाई को पटना सिटी से पीर अली के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और बिहार में 1857 की क्रांति का जो नायक है वो किसे माना जाता है? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था और राज्य में इस क्रांति के सफल नेतृत्व का भी श्रेय किसे जाता है? वीर कुंवर सिंह को जाता है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई 26 अप्रैल 1958 को और इन्हें नर केसरी के भी नाम से जाना जाता था। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको पता ही होगा। इसका जो न्योता है वो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को दिया था कि चंपारण में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आप चंपारण आइए और हमारी इन समस्याओं को दूर करिए। तो 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाने के उद्देश्य से उनके पीछे तब तक घूमते रहे जब तक कि गांधी जी चंपारण आकर किसानों का नेतृत्व करने को राजी ना हुए। उसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण पहुंचकर उन्होंने अपने सहयोगी ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, जेबी कृपलानी आदि के साथ गांव-गांव घूमकर किसानों की स्थिति का जायजा लिया। गांधी जी के आगमन ने किसानों को एक नए उत्साह से भर दिया था। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है साथियों कि 16 दिसंबर 1916 को पटना में मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई जिसमें बिहार होम रूल लीग की स्थापना पर विचार किया गया। अंततः बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई जिसमें मौलाना मजहरूल हक जो है इसके अध्यक्ष हुए, सरफराज हुसैन इसके उपाध्यक्ष हुए एवं चंद्रवंशी जो है सहाय मंत्री बने। तो 3 बातें आप याद रखेंगे। मजहरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई। मजहरूल हक इसके अध्यक्ष हुए, सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष हुए और चंद्रवंशी सहाय जो है मंत्री बने। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना की गई। 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना शुरू किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार करना था, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार करना और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। नवंबर 1920 के मध्य में ही शाहबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था तथा 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। इस दौरान जो है एक महत्वपूर्ण घटना फरवरी 1922 में घटी थी जिसे हम लोग झंडा कांड के नाम से जानते हैं, याद रखना है। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार प्रांत का दौरा किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार में सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इस सत्याग्रह का जो प्रसार है वो मुजफ्फरपुर, पटना, शाहबाद आदि क्षेत्र में हुआ था। मुजफ्फरपुर जिले में 7 अप्रैल 1930 को स्थानीय नेता रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और पटना में 16 अप्रैल 1930 का
नरवास पिंड में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखना है। और दरभंगा जिले में इसका नेतृत्व सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में नमक कानून को भंग किया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान आपको याद रखना है बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन हुआ था। VVI लगा ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है व्यक्तिगत सत्याग्रह की। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई। यहाँ के जो प्रथम सत्याग्रही हैं वो कौन है? श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जो है अनुग्रह नारायण सिंह थे, किंतु इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से तब तक रोके रखा जब तक जनता से सही आचरण करने तथा सत्याग्रह के निर्धारित आदर्शों का पालन करने का आश्वासन नहीं मिला। इसका परिणाम यही हुआ कि 2 दिन बाद सत्याग्रह शुरू हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और गया में 4 दिसंबर 1940 को गौरीशंकर सिंह ने तथा शिलाओं में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया और बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का भी काफ़ी निर्णायक योगदान माना जाता है। 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक विशेष बैठक बुलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए संगठित करने का आदेश दिया। और उसी दिन अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में छात्रों और युवकों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने की भी योजना बनाई थी। और 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसके तुरंत बाद जो कांग्रेस के अधिकतर नेता हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुनः मथुरा प्रसाद, फूलेना प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अगस्त 1942 को ही अध्यादेश शासन लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और इसी दौरान याद रखना है 11 अगस्त 1942 को पटना की स्थिति काफ़ी ही ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण थी और उस दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। और इस दौरान जो है पटना के जो जिलाधीश थे WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई और 7 छात्र उसमें मारे गए। मरने वाले छात्रों के बारे में पूछा जाता है, वो हैं उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार। और इस संघर्ष में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र को संगठित किया गया था। और नवंबर 1942 में जब दिवाली का दिन था, बहुत से गार्ड छुट्टी पे थे, तब जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे और बाद में जाकर नेपाल में उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और आज़ाद दस्ता के बारे में पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, तो आज़ाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें। और जैसे ही साथियों BSSC मेंस का एग्ज़ाम खत्म होता है, झारखंड CGL की ओर हम लोग बढ़ेंगे और शानदार तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं किसान आंदोलन। किसानों को संगठित करने का प्रथम प्रयास श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। इन्होंने 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया, किंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इन्होंने 4 मार्च 1928 को सोनपुर मेले के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष रहे और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव रहे। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो स्वामी विद्यानंद ने किया। भूमि के वापसी के लिए कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में मुंगेर जिला के बढ़ैया ताल में आंदोलन चलाया गया और 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र जो है हुंकार स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया। 1936 में आयोजित बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ जो जमींदारों के खिलाफ था और यह 1939 तक चला था। बिहार में किसानों से जो जुड़ी प्रथा है उसमें इम्पोर्टेंट है खुटकुट्टी प्रथा और दूसरा है आपको कमियोटी प्रथा और 3 कठिया पद्धति।
ये 3 प्रथा किसानों से जुड़ी प्रथा है। इसके बाद 3 बिहार में किसान सम्मेलन हुए। पहला जो है वो प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में हुआ। दूसरा 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। और तीसरा जो सम्मेलन है वो हाजीपुर में 27-26 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जो है जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ था। अब कुछ क्रांतिकारी गतिविधि की बात करें तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक 2 युवकों ने मुजफ्फरपुर जिले के जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी जो है टांगा पर बम फेंका था और उसमें धोखे से 2 महिलाओं की हत्या हो गई उस बग्गी पर जो सवार थी। दोनों मुजफ्फरपुर के एक विख्यात वकील प्रिंगल कैंडली की पत्नी एवं बेटी थी। उस बग्गी पे जो है किंग्सफोर्ड सवार नहीं था। खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रफुल्ल चाकी वहां से भागने में सफल रहा और बाद में उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और अगस्त 1908 में उसे फांसी दी गई। महज 18 की उम्र में उन्हें फांसी दी गई। सबसे कम उम्र पर फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए खुदीराम बोस। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में 1927 में स्थापित पटना युवक संघ का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इस संघ में जो सक्रिय योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उसमें मनिंद्र नारायण राय हैं, फूलन प्रसाद वर्मा हैं, कृष्ण वल्लभ सहाय हैं, ब्रिजनंदन प्रसाद आदि प्रमुख हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत जो है बिहार प्रांत का गठन किया गया था। बिहार में 29 दिसंबर 1920 को प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया था। सारण 1942 में अपराधी जिला घोषित हुआ था। बिहार में संवैधानिक शासन 1950 से प्रारंभ हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो जयराम दास दौलत राम बने थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बात करें तो आपको बताएं प्रथम अधिवेशन पटना में इसका हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। दूसरा अधिवेशन जो है भागलपुर में हुआ था दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में। और मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। ये 3 तथ्य याद कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट है, बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। ये इसीलिए साथियों इसमें मेंशन कर दिए क्योंकि हाल ही में जो दरोगा का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। अगर आपने बिहार स्पेशल का नोट्स लिया था, बिहार स्पेशल के सभी क्वेश्चन उस नोट्स से थे, तो उस नोट्स को आपने लिया है तो वेल एंड गुड, आपका सभी क्वेश्चन सही हुआ होगा। सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में वो 1968 से लेकर 1969 के बीच लगा था। 242 दिनों के लिए लगा था। तभी बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। दूसरी बार भी इन्हीं के कार्यकाल में लगा और 1969 से 70 के बीच लगा। तीसरी बार भी इन्हीं के शासनकाल में लगा। तो 3 बार भोला पासवान शास्त्री के जो कार्यकाल है उसी के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा है। याद रखना है, 1968 में, फिर 1969 में, फिर 1972 में। चौथी बार जगन्नाथ मिश्र के शासनकाल में, 5वीं बार श्याम सुंदर दास के शासनकाल में और 6ठी बार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में और 2 बार राबड़ी देवी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पूछा जाएगा इनमें से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा है या नहीं लगा है। तो याद रखना है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा है। रिपीट कर देते हैं, भोला पासवान शास्त्री, जगन्नाथ मिश्र, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग साथियों देखते हैं बिहार के मंत्रिमंडल वर्तमान में कौन बिहार में किस पद पर आसीन है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री गृह प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन तथा सभी जो है अनावंटित विभाग जो किन्हीं और व्यक्ति को नहीं मिले हैं वो सभी जो है नीतीश कुमार के पास हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण कार्य, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त प्रभार के रूप में तेजस्वी यादव वर्तमान में आसीन है। विजय कुमार चौधरी बिहार के वित्त, वाणिज्य, कर, संसदीय कार्य मंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री, योजना एवं विकास मंत्री हैं।
श्री आलोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। तेज प्रताप यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है। मोहम्मद अफाक आलम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता मंत्री हैं। रामानंद यादव खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है। मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री हैं। ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री हैं और हाल ही में बनाए गए रत्नेश सदा अनुसूचित जाति जनजातीय कल्याण मंत्री हैं। संजय कुमार झा जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। शीला कुमारी परिवहन मंत्री हैं। समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री हैं। चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। सुमित कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री हैं। अनीता देवी पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हैं। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा मंत्री हैं। जयंत राज लघु जल संसाधन मंत्री है। कुमार सर्वजीत जो है कृषि मंत्री हैं। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। मुरारी प्रसाद गौतम जो है पंचायती राज मंत्री है। शमीम अहमद कानून मंत्री है। आलोक कुमार मेहता गन्ना उद्योग मंत्री हैं। शहनवाज आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। सुरेंद्र राम जो है श्रम संसाधन मंत्री हैं। मोहम्मद इजराइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अब बात करते हैं राज्यों के विभिन्न पदों पे आसीन व्यक्ति। राज्यपाल बिहार के हाल ही में बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जो कि 41वें बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चौंगथू। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के कौन है? एस सिद्धार्थ है। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी हैं। कैबिनेट सचिव संजय कुमार है। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा हैं। विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर माहेश्वरी हजारी आसीन हैं और बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर हैं और वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के वो सम्राट चौधरी हैं और उपसभापति विधान परिषद के रामचंद्र पूर्व हैं। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन हैं। राज्य के महाअधिवक्ता पीके शाही हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी है डीजीपी यानी, और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है यूनुस हुसैन हकीम हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है दिलमणि मिश्रा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? अतुल प्रसाद हैं। अगला जो पद है वो है नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? विजय पी भटकर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सुनैना सिंह हैं। लोकायुक्त बिहार के श्याम किशोर शर्मा हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिस आयोग का एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं उसके अध्यक्ष रविंद्र कुमार हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रमीला कुमार प्रजापति हैं और केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष यानी CSBC जो कि सिपाही भर्ती करवाती है इसके अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल यानी SK सिंघल हैं जो कि पहले बिहार के DGP हुआ करते थे। और BPSSC के चेयरमैन जो दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके चेयरमैन KS द्विवेदी हाल ही में बनाए गए हैं, तो याद रखना है। ये बिहार स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को साथियों 1-2 बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा और कल जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए और आप एग्ज़ाम में बेस्ट करेंगे। आपकी तैयारी अच्छी है और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे साथियों जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहली बार देखा है, तो उसे देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। मैथ और रीजनिंग पे पूरी तरह से फोकस्ड रहना है और कम से कम इसमें गलत करना है। आपको 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। यह ऐसा सेक्शन है साथियों जिसमें आप 75 में 75 ला सकते हैं, तो कोशिश करना है कि 70+ जो है मैथ और रीजनिंग में हम स्कोर करें, तब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है और सीटें भी कम है और रिजल्ट भी कम ही लोगों का होना है। रिजल्ट साथियों आपका तब ही होगा जब आप औरों से बेस्ट करेंगे, तो आप बेस्ट करने जा रहे हैं। तो सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को नाम नॉलेज हब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जाइए एग्ज़ाम में अपना झंडा गाड़ाइए। चलिए साथियों मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद और करते हैं एग्ज़ाम का एनालिसिस और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए साथियों धन्यवाद सभी को, फिर से बेस्ट ऑफ लक।